हेलो फ्रेंड्स, आई एम राजीव और आज का ये एपिसोड बहुत ही मजेदार होने वाला है। हमारे इस स्टूडियो में, हमारे डी टीवी के स्टूडियो में हमारे बहुत ही खास मेहमान आए हैं और देवेश रस्तोगी सर, पास्ट प्रेसिडेंट फाइता, और हमारे अभी के प्रेसिडेंट फाइता के प्रेसिडेंट नवीन गुप्ता सर। सर, पहली बात तो थैंक यू सो मच, आप डेली आए और हमें पता चला और हमने आपको इन्वाइट किया और आप हमारे ऑफिस आ गए। सर, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग अस। सर, पहली बात तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। और सर, आपने जो लेगेसी छोड़ी है अब नवीन सर उसको हैंडल कर रहे हैं। और अभी अभी हमारे डिस्कशन में ये भी पता चला कि देवेश सर को रिटायरमेंट नहीं मिल रहा है, एसोसिएशन की जिम्मेदारी इनके ऊपर अभी भी है। और नाउ ही इज अ चेयरमैन फॉर फाइता, जो कि फाइता का मेन रूटीन सर है। वो हम देख रहे हैं कुछ एडिशनल जो काम जो अभी फाइता के बेनिफिट के लिए लाया गया है उसको देवेश सर देखेंगे। सर, क्या शुरू करें इस बातचीत को? बिल्कुल 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 शुरू कीजिए। सर, आपसे पहले शुरू करना चाहेंगे क्योंकि आप प्रेसिडेंट हैं। अभी ताजा ताजा खबर हमने मीडिया में इधर उधर सब जगह फैली है इस चीज का, और बहुत ही उम्मीद है क्योंकि फाइता से जिस तरह से देवेश सर ने अपने प्रेसिडेंटशिप में काम किया है, आपसे भी काफी उम्मीद, जो एक्सपेक्टेशन है काफी हाई है। तो इसी चीज को सर शुरुआत करना चाहूंगा। व्हाट विल बी योर फर्स्ट मैसेज हमारे चैनल के थ्रू, जो 50,000 प्लस आपके मेंबर्स हैं पूरे इंडिया में, उसका पहला मैसेज आप क्या देना चाहेंगे एज ए प्रेसिडेंट? देखिए, सबसे पहले तो मैं राजीव जी आप ही को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि जब से हम लोग फैटा में हैं, आपने फैटा को बहुत प्रमोट किया है और डिजिटली भी आपने बहुत, सोशल मीडिया पर फैटा को बहुत ऊपर लाया। इसके लिए सबसे पहले मैं आपको, पूरी टीम को आपको धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि हम लोग जहाँ जहाँ जाते हैं, जहाँ भी इवेंट करते हैं, आप सबसे पहले वहाँ पर हाजिर रहते हैं और पूरे इवेंट को कवर करते हैं। तो ये हमारे लिए बड़ी अच्छी बात है, गौरवान्वित है कि आप पूरे देश में हमारा नाम फैला रहे हैं। थैंक यू सर। जहाँ तक हमारे सदस्यगण हैं, जो 50,000 से ऊपर सदस्य हैं, हमारे हर स्टेट में प्रेसिडेंट उनकी बॉडी है। सबसे पहले मैं तो उनका भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने मेरे ऊपर भरोसा किया है और फैटा की लीडरशिप मेरे हाथ में दी है। जहाँ तक फैटा में हम लोग, जो उनके लिए मैसेज है कि सबसे बड़ी जो हमें चैलेंज आ रही थी कि मैसेज उनको नहीं पहुँच पा रहा था। हमारे 50,000 मेंबर्स को बहुत बड़ी एक दिक्कत हो गई थी फैटा में कि हमारे जो प्रेसिडेंट्स के बाद आगे मैसेजेस नहीं जा रहे थे। तो इस बार हमने ये सोचा कि क्यों ना हम एक ई बुलेटिन निकालें, और ई बुलेटिन जैसा कि हमने 9 मार्च को प्रॉमिस किया था, जिस दिन हम प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए थे, तो 30 अप्रैल को हमारी ई बुलेटिन रिलीज़ हो गई। 16 पेज की ई बुलेटिन निकाली। इससे फ़ायदा ये होगा कि जो हमारे जितने भी मेंबर्स हैं, जहाँ भी हैं, उनके पास कम से कम फैटा क्या कर रहा है और फैटा किसके लिए कर रहा है, वो मैसेज जा रहा है। और हमने भी अभी अपने सारे प्रेसिडेंट्स को लिखा है, सारे गवर्निंग बॉडी मेंबर्स को लिखा है कि जो भी एसोसिएशन अच्छा काम करे या करने जा रहा है या कर लिया है, उसकी फ़ोटोग्राफ उसके बारे में भेजें, जिससे हम उसको अगली ई बुलेटिन में उसको प्रकाशित करें। तो इससे एक दूसरे एसोसिएशन क्या कर रहे हैं, बहुत से एसोसिएशन कम्युनिटी सर्विस कर रहे हैं, बहुत से एसोसिएशन गेम्स कर रहे हैं, तो वो सारे एसोसिएशन को पता चलेगा। तो जो नहीं कर रहे हैं वो भी इसमें इन्वॉल्व होंगे और फैटा के साथ जुड़ेंगे। तो ये हमारा है, और हम चैनल के लिए इस बार बहुत ज़्यादा काम करने जा रहे हैं और चैनल को हमको ऊपर लाना है। T3 लेवल तक के चैनल्स के लिए हम काम करेंगे और उसमें ऊपर लाना है। इस बार हमारे ब्रांड कमेटी के चेयरमैन भी, जो ई कॉमर्स की दिक्कत आ रही है, उसके लिए भी दीपक जी को बनाया गया है, साउथ इंडियन से चेयरमैन है, उनकी भी टीम तैयार है। सभी ब्रांड्स को हमने लेटर लिख दी है, और तो मिलकर हम लोग इस बार जितना हो सकता है कि जो हम लोग नहीं कर पाए थे, हम लोग चैनल को फायदे में लाने की पूरी कोशिश करेंगे। यही हमारा मैसेज है उनके लिए। बिल्कुल सर, आप तो खुद इतनी शायरी करते हैं, जब भी मिलता हूँ आपसे आपके गाने और शायरी हम हमेशा हर इवेंट में एंजॉय करते हैं। बट आपके ये आगाज, मैं बोलूंगा आगाज आपने बहुत अच्छा किया है एज ए प्रेसिडेंट। आपने ये जो इनिशिएटिव लिया है देवेश सर, इसके बारे में आप क्या बोलते हैं, कैसे इनिशिएटिव? नवीन जी का जो एक्सपीरियंस है इंडस्ट्री के अंदर बहुत पुराना एक्सपीरियंस है। 30-35 साल से इंडस्ट्री में है, चैनल को समझते हैं, प्रोडक्ट को समझते हैं, और ब्रांड्स का जो रिलेशनशिप है वो बहुत स्ट्रांग है। बहुत सॉफ्ट आदमी है नवीन जी, मगर काम करने में बहुत स्ट्रांग है। 4 साल से सेक्रेटरी रहे फाटा के, तो मैंने काम किया या मुझसे पहले कौशिक पांड्या जी ने काम किया, उस सारे काम की बैकबोन नवीन जी रहे हैं, हर चीज़ में बराबर से इन्वॉल्व रहे हैं। तो उस सारे का एडवांटेज प्लस उनका जो अपना विजन है, दोनों मिला के फाइटा को आगे ले जाएंगे, उसमें कोई डाउट नहीं है। दूसरा एक जो बहुत बड़ी चीज़ है, फाइटा का कम्युनिटी के ऊपर कितना इम्पैक्ट है
और चैनल पार्टनर का फाइटा पे रीच आउट करके अपनी प्रॉब्लम्स कम्युनिकेट करने के कितना उसका इंटरेस्ट है वो लेके आगे आना है। तो जो चैनल के अंदर लास्ट माइल है हमारा, जिसको T3 की बात करते हैं, या इवन T4 भी है हमारे पास छोटे सिटीज में, वहां तक रीच करना एक बहुत बड़ा एजेंडा है फाइटा के लिए। तो उसमें जो आप लोग मीडिया में काम करते हैं, फाइटा को सपोर्ट करते हैं, वो भी हेल्प करता है। और अगर उसको एज ए मिशन फाइटा टीम लेके चलेगी अब की बार, तो एक बहुत बड़ा काम हो जाएगा, बड़ा अचीवमेंट हो जाएगा। सर मीन्स थोड़ी चीज़ें मैं आपसे सर फ्लैशबैक में लेके जाऊंगा आपको। आपने इतने साल सर्व किया एज ए प्रेसिडेंट, सो आपका जो कंट्रीब्यूशन है विच इज़ इमेंस, वी ऑल नो एज ए मीडिया, तो हम खासकर जानते हो कि हमें पता चलती रहती है क्या चीज़ें हो रही हैं। तो सर जो जो एज ए प्रेसिडेंट हाउ डू सी योर टेनर, जो बहुत सारे ऐसे डिसीजन रहे हैं, चैलेंजिंग रहे हैं, तो उसको कैसे आप उसको मापेंगे, अगर एक कुछ शब्दों में इसको बयां करना हो तो? देखिए, इट्स इनकम्प्लीट टास्क। मैं तो एक लाइन में बोलूंगा आपको, जो पहले मिला था वो भी इनकम्प्लीट था, जो मैं छोड़ के जा रहा हूँ दैट इज ऑल्सो इनकम्प्लीट टास्क। चैनल का वेलफेयर फाइटा का फर्स्ट मोटो है, और वेलफेयर कई तरीके से डिफाइन होता है। खाली हम ब्रांड्स के साथ बात करते रहे ऑनलाइन के ऊपर, एक एस्पेक्ट है। चैनल का फ्यूचर कहाँ पर है, सेकंड एस्पेक्ट है। गवर्नमेंट के साथ चैनल पॉलिसीज में हम किस तरह काम करते हैं, किस तरह से लेके जाते हैं, वो एक अलग एस्पेक्ट है। और जो ट्रेडर्स की डेली प्रॉब्लम्स हैं उसके ऊपर काम करना अलग एस्पेक्ट है। तो मैंने अपने टेन्योर में कोशिश की कि इन सारी चीज़ों के ऊपर साथ साथ काम करें। काफ़ी हम हद तक उस पर पहुंचे भी। और भारत सरकार ने जब मेरा अपॉइंटमेंट किया नेशनल ट्रेडर वेलफेयर बोर्ड के मेंबर के नाते, गस्टेड पोस्ट है भारत सरकार की, तो वहाँ भी मैं यही करता हूँ कि जो ट्रेडर्स की डेली की रिक्वायरमेंट है, आज उसके यहाँ दुकानें प्रॉब्लम है, आज उसके यहाँ ट्रैफिक की प्रॉब्लम है, मल्टीपल लाइसेंसिंग के इश्यूज हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर्स का हरेसमेंट है, ये सारी चीज़ों को हम लोग वहाँ पर एड्रेस करते हैं। क्योंकि जो प्राइम मिनिस्टर का विजन है उसमें कोई एम्बिग्यूटी नहीं है। उनका कहना यह है लेसर गवर्नेंस मोर ऑफ ए सपोर्टिंग वर्क, होता इसका उल्टा है। तो बोर्ड के अंदर जो हम लोग को टास्क दिया है सरकार ने, वो यही टास्क दिया है कि डेली लाइफ से गवर्नेंस को हटाओ, मेक इट एज ए सपोर्टिव गवर्नमेंट। जहाँ चैलेंजेस है वहाँ पॉलिसी का सपोर्ट ऑटोमेटिक होना चाहिए। एक और एस्पेक्ट जो मुझे मिला है काम करने के लिए गवर्नमेंट की ओर से, और जो मैं फाइटा के लोगों को भी बताता हूँ और बाकी MSME मेंबर्स जो हमारे उनको बताता हूँ, वो है गवर्नमेंट की ओर से MSME और ट्रेड की फंडिंग। आज स्टार्टअप के ऊपर MSME में 20 करोड़ की फंडिंग है विदाउट लोन्स, नहीं इम्प्लीमेंट हो रही थी। तो हमारे ऐसे जो गवर्नमेंट के साथ काम करते हैं, वॉलंटरी काम करते हैं, हम लोग को सैलरी नहीं होती हमारी, हम लोगों के अपॉइंटमेंट्स हो गए हैं कुछ मेजर स्टेट्स में एज ए स्टेट लेवल बैंकर कमेटी मेंबर। एक बैंकर्स का बोर्ड होता है वहाँ पर, और वहाँ पर मेरा प्रोफाइल जो है वो सिर्फ ये है कि जो गवर्नमेंट के ट्रेड के लिए MSME के लिए फंडिंग है, उसके डिसबर्समेंट में क्या इशू आ रही है, उसके सैंक्शंस में क्या इशू आ रही है, और उसका रिपोर्ट बना करके सरकार को देना। तो सरकार का विजन है, अब उसका फायदा कितना फायदा अपने मेंबर्स को दे सकता है उसको रीच आउट कराना, वो मेरा कार्य है। और उसके ऊपर मैं पिछले 2 साल से काम कर रहा हूँ, पर बहुत लंबी स्टोरी है और बहुत काम बाकी है। तो आई थिंक करते रहेंगे काम, कोशिश के साथ में पॉजिटिव एटीट्यूड से कुछ ना कुछ होगा। बिल्कुल सर, आपने स्टार्टिंग में कहा कि इनकम्प्लीट रह जाता है तो वो पास ऑन होगा, और अब नवीन सर की जिम्मेदारी। और मैं ये भी अपने ऑडियंस को बताना चाहूँगा कि देवेश सर फाइता के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, अभी करेंटली इन्होंने चेयरमैन की जिम्मेदारी एडिशनली जो संभाली है। इसके अलावा भी देवेश सर जो बोर्ड मेंबर्स हैं, मेंबर ऑफ नेशनल ट्रेडर्स वेलफेयर बोर्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की उसमें मेंबर है, और इनके रिकमेंडेशन बहुत सारी बॉडीज को जाते हैं, GST हो गया और भी जो भी ट्रेडिंग से रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं वो सर देखते हैं, और इसका बेनिफिट एसोसिएशन को भी मिलता रहा है। सर नवीन सर, मैं आपके पास आऊंगा एक कि अभी तो 2-3 महीने हुए हैं सर, 2 महीने हुए ना, 2 महीने हुए हैं तकरीबन, तो फिर भी आपने एक स्टेप तो काउंट करा है कि ये आपने ई न्यूज़लेटर विच इज इमीडिएटली रिक्वायर्ड टू कम्युनिकेट ऑन फ्रिक्वेंट बेसिस। अपार्ट फ्रॉम दिस कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं 2-3 महीने में जो आपने ऑब्जर्व किया है और उस चीज़ को इम्प्लीमेंट कराना है या होने वाला है अभी आने वाले दिनों में? देखिए 2 महीने के अंदर हमने अपना जो विजन डॉक्यूमेंट है वो पहले रिलीज कर दिया, और वो सबको हमने ब्रांड्स को ही भेजा। इसके बाद हमने कुछ कमिटीज़ भी फॉर्म कर दी हैं जिसके चेयरमैन बना दिए गए हैं। जैसे ब्रांड कमेटी बनी है हमारी, एक्टिविटी कमेटी बनी है हमारी, अपॉर्चुनिटी कमेटी बनी है, बिजनेस डेवलपमेंट है, लीगल एंड गवर्नमेंट के साथ जो है
तो इस तरह से हमने कुछ पूरे इंडिया में अलग अलग चेयरमैन्स भी बना दिए हैं जो, और वो अपनी कमेटी में मेंबर्स बना के वो फिर किस तरह से डीलर्स के लिए नई अपॉर्चुनिटी, नए बिजनेस क्रिएट कर सकती हैं, उस पर हम लोग जैसे जैसे हम लोग को अपॉर्चुनिटी मिलेगी हम लोग डीलर्स को भी बताएंगे और साथ में उनके साथ जूम कॉल भी करेंगे। इसके अलावा भी हमने, क्योंकि हमारे पास फंड की दिक्कत थी, तो फंड के लिए भी हमने अभी कॉफ़ी टेबल बुक हम एक निकालने जा रहे हैं, जो कि शायद 3-1 महीने में निकल जाए, जिसमें कि हम कंपनियों से भी एडवर्टीजमेंट्स लेंगे। लेकिन उसके पहले हम लोग क्या करेंगे कि जितने भी हमारे स्टेट एसोसिएशंस हैं, फेडरेशन हैं, उनका हम लोग पूरा इनपुट उसके अंदर देंगे कि वो क्या एसोसिएशन का प्रोफाइल है, उसके कौन बोर्ड ऑफ मेंबर्स हैं। तो हर एसोसिएशन को 2-2, 3-3 पेज उसमें रहेगा, कंपनीज के उसमें ऐड रहेंगे बैक पे सब में। और इसमें हम लोग देख रहे हैं कि गवर्नमेंट का भी किस तरह से इन्वॉल्वमेंट कर सकें। और ये बुक जो है ये पूरे इंडिया में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऑफिसेज में, स्टेट में, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स और जितने भी हमारे एडवर्टाइजर्स हैं और एसोसिएशंस हैं वो सबको जाएगी। तो इससे भी एक हमारा एक अच्छी जो ब्रांडिंग है फैटा की पूरे इंडिया में, तो उसको करने के लिए हम लोग ये ला रहे हैं। इसके अलावा हम लोग जितने भी अभी स्टेट एसोसिएशन है, तो रीजन वाइज जैसे ईस्ट है, वेस्ट है, साउथ है, नॉर्थ है और सेंट्रल है, हम एक एक जूम मीटिंग अब शुरू करने जा रहे हैं कि वहाँ के जितने प्रेसिडेंट सेक्रेटरी ईस्ट के हैं, जितने एसोसिएशन और हमारे जीबी मेंबर हैं, उनके साथ हम लोग एक चैट करेंगे, जैसे वो कहते हैं चाय पे चर्चा या जो, तो वो हम लोग एक चैट करेंगे उनके साथ कि आपकी एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, आप फैटा से क्या चाहते हैं, हम उनके साथ क्या चाहते हैं। तो ये अलग अलग पूरे इंडिया की एक साथ ना करके में क्या होता है कि बहुत सी चीज़ें लॉस हो जाती हैं और कुछ प्रॉब्लम रीजन वाइज होती हैं और कुछ नेशनल्स की अलग होती हैं। तो हम लोग रीजन वाइज ये अब डिस्कशन शुरू करने जा रहे हैं और उम्मीद है कि हमको 3rd वीक ऑफ मई से एक एक रीजन हम लोग लेंगे, फिर 5-6 दिन का गैप देंगे, फिर दूसरा रीजन आएगा। तो ये इस तरह से ऑर्गेनाइज करके कि कैसे उनको फैटा में और जोड़ा जाए और उनके स्टेट में क्या क्या डेवलपमेंट कर सकते हैं। और उससे क्या हुआ कि हमें पूरे इंडिया की प्रॉब्लम समझ में आ जाएगी। अगर हर रीजन में एक ही प्रॉब्लम है तो वो नेशनल प्रॉब्लम हो गई, तो फिर हम लोग उस नेशनल प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे ओईएम के साथ या जहाँ की भी होगी। तो ये बेसिक है कि रीजन प्रॉब्लम एंड नेशनल प्रॉब्लम, ये अगर गैदर हमारे पास 2-3 महीने में हो गई तो हमें बहुत एडवांटेज होगा उसको क्लियर करने का। बिल्कुल सर, और जो आपने ये पूरा विजन डॉक्यूमेंट दिया है, हमारे पास भी आया था सर, बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि डेफिनेटली हेल्प करेगा और बहुत सारा इस बार ऐड किया गया है, जैसे जूम मीटिंग वेरी इंटरेस्टिंग है, रीजनल इश्यूज को नेशनल बनाना। तो ये जो तरीका आप अपनाते हो, और फाइता ने हमेशा ऐसा ही तरीका अपनाया। मैंने आपका ऑलमोस्ट सर हर इवेंट, रिटेल कॉन्क्लेव इतना इंटरेस्टिंग इवेंट होता है, जो आपका तरीका है काम करने के, नीचे के लेवल से आप क्वेश्चंस रेज कराते हो और उसको पुटअप करते हो ब्रांड के सामने। इट वाज नॉट ए इजी टास्क, मैंने बहुत सारा देखा है, उनको पुटअप करना उनके सामने और उसका आंसर निकलवाना, सॉल्यूशन करना, समाधान करना। तो चैनल पार्टनर्स को पता है कि उनके लिए, उनके ग्रोथ के लिए कितना ज़रूरी है आपका प्लेटफॉर्म। सर देवेश सर, आपके लिए आपने बहुत सारा काम किया है सर, अभी भी कर रहे हैं, अब और भी जिम्मेदारी आपको मिल रहा है जो कुछ दायरे के बाहर है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें आपने करी हैं सर 1-2 साल में जो कि आपके क्लोज होगा कि ये मैंने किया और ये मेरे को बहुत, मेरा 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 मिशन था और मैंने सोचा था और मैंने ये किया है एसोसिएशन के लिए। मेरा एक मिशन था, जो हम लोग काम करते हैं, 2 जनरेशन से काम कर रहे हैं, 1 जनरेशन से काम करते हैं बिजनेस के अंदर। हमारा जो नेक्स्ट जनरेशन है वो हमारे बिजनेस से बाहर निकल रहा है, उसको इसमें वैल्यू नहीं दिखती, अपॉर्चुनिटी नहीं दिखती। तो जो फर्म, जो बिजनेस आपने बिल्टअप किया है, या तो उसको आप प्रोफेशनलाइज करेंगे, और ट्रेडिंग के बिजनेस में प्रोफेशनलाइज करना और कैरी ऑन करना बहुत मुश्किल है, बहुत कम कर सकते हैं, 1 लाख में 2-5 नहीं कर पाएंगे, इतना खराब रेशियो है। तो अपने बिजनेस के अंदर हमको वैल्यू लाना है, अपॉर्चुनिटी दिखाना है। तो एक तो मेक इन इंडिया मैन्युफैक्चरिंग, एमएसएमई को मैन्युफैक्चरिंग, जो एक्सपीरियंस है हमारे लोगों का उस बिजनेस को आगे ले जाने के लिए। मेरा बेटा जब खुद आया लौट करके, लंदन से MBA करके आया, तो मैंने उससे पूछा क्या करना है भाई, बोले बिजनेस करेंगे। तो मैंने कहा हमारे बिजनेस में तो कुछ रखा नहीं है, तुमको अपॉर्चुनिटी है, मेक इन इंडिया आ गया है, GST आ गया है, मैन्युफैक्चरिंग करो, अपना ब्रांड पुटअप करो। आज इंडिया में 1 लाख करोड़ से ऊपर का IT का इंपोर्ट एवरी ईयर है। जो हमारे मेंबर्स हैं उनके पास ना प्रोडक्ट की कमी है, ना अपॉर्चुनिटी की कमी है, और उनको ये मालूम है कस्टमर को क्या चाहिए, वो प्रोडक्ट को समझते हैं। तो एक हमारा ये हमेशा से मिशन रहा है कि उन लोगों को मैन्युफैक्चरिंग की तरफ ले जाओ। मेक इन इंडिया का मिशन है,
उनके प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, और फिर उस जो प्रोडक्ट को रेडी होगा उसको जो फाइटा का नेटवर्क है उसके साथ में मर्ज करो। तो जैसा मैं भी आपसे अनऑफिशियली बात कर रहा था, कैजुअल बात कर रहा था, एक मेरे दिमाग में बहुत बड़ा मिशन है कि फाइटा के अंदर ये जितने इंडियन ब्रांड हैं एमएसएमई में, जो एसेसरीज में काम करते हैं, कंपोनेंट में काम करते हैं, उसको फाइटा के अंदर एक अम्ब्रेला के फाइटा के अम्ब्रेला में लाके कनेक्ट कर दो। उनको चैनल चाहिए, चैनल को नए बिजनेस चाहिए, अपॉर्चुनिटी चाहिए। दोनों अगर कनेक्ट हो जाएंगे तो इंडियन पर्सपेक्टिव में और नए जो बच्चे हमारे यहाँ के निकल के आ रहे हैं उनके लिए एक विन विन सिचुएशन क्रिएट होती है। तो उसके ऊपर मैंने काम शुरू किया था अपने टेन्योर में। एक वाइस प्रेसिडेंट अपॉइंट किया था जो खाली न्यू अपॉर्चुनिटीज पे काम करे। आप विश्वास नहीं करेंगे, 12,000 से ऊपर पेटेंट हमारे आईआईटीज के पास और आईआईएम के पास पड़े हुए हैं, जिनको यूटिलाइज करने वाला एंटरप्रेन्योर नहीं है हमारे पास। तो अभी जो ताइत्रा का कंप्यूटेक्स शो होता है उसमें फाइटा की ओर से डेलीगेशन जा रहा है। उस डेलीगेशन के दो इंपॉर्टेंस हैं। एक तो हम वहाँ पहली बार इजराइल गवर्नमेंट के साथ में कनेक्ट हो रहे हैं, और फाइटा के लिए एक स्पेशल सेशन इजराइल गवर्नमेंट के साथ ताइवान में हो रहा है। आपको याद होगा जब मैं प्रेसिडेंट बना था उसी साल मैंने इंडियन गवर्नमेंट की ओर से और फाइटा की ओर से प्रेजेंटेशन किया था ताइत्रा में, कंप्यूटेक्स में लाइव टेलीकास्ट हुआ था उसका ताइवान गवर्नमेंट से। उसी सीरीज में भी हम इजराइल के साथ करने जा रहे हैं। और अब की बार जो हमारा फाइटा का डेलीगेशन जा रहा है 19 तारीख को, काफ़ी सारे उसमें यंग डेलीगेट हैं जो फर्स्ट टाइमर बिजनेस अपने फैमिली के अंदर हैं। दिल्ली में मनोज खन्ना जी का लड़का जा रहा है, कानपुर में हमारे एसीपी के योगेश जी हैं, डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस में रहे हैं बहुत साल से, उनका बेटा जा रहा है। झांसी में एक हमारे हरी कंप्यूटर करके एचपी के पार्टनर हैं, उनका लड़का जा रहा है। इसी तरीके से 2 और लड़के जा रहे हैं, झारखंड से है और एक और स्टेट से, मुझे नाम नहीं याद अभी। ये सब यंग बच्चे हैं 25 से 30 साल के बीच के, जो पढ़ाई खत्म करने के बाद अपने लिए अपॉर्चुनिटी देखना है और फैमिली बिजनेस में कैसे उस अपॉर्चुनिटी को यूज करना है, उस पर्पज से ही जा रहे हैं। डेली बात करते हैं मुझसे क्या क्या करना है। ताइत्रा हमें फाइटा में बड़ी स्पॉन्सरशिप देता है, और नेक्स्ट टाइम हमको मेरे को उम्मीद है कि हमारा कम से कम 25 से 30 यंग ब्लड हम ले जा पाएंगे वहां पर। 45,000 रुपीज पर बच्चे की स्पॉन्सरशिप हमारे पास ताइत्रा से है। तो रहना उनका फ्री है, खाना फ्री है, खाली टिकट कराना है। एन इमेंस अपॉर्चुनिटी। इसी तरह मैं प्लान कर रहा हूँ अगले साल HKTDC का जो हमारा शो होता है हांगकांग में, वहां पर भी इस तरह की स्पॉन्सरशिप अरेंज कर रहे हैं और इन बच्चों को लेके जाएंगे अपॉर्चुनिटी के लिए, जिससे मेक इन इंडिया में हम काम को बढ़ा पाए। चैनल हमारा अपने आप उससे एडवांटेज लेगा। आत्मनिर्भर जो हम लोग सब कहते हैं, आत्मनिर्भर है, विकसित भारत का जो भारत पूरा विजन है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का, ऐसे ही होगा, थोड़ा थोड़ा जोड़ करके। और हम ये इतनी अच्छी चीज आप इनिशिएटिव ये ले रहे हैं 2-3 सालों से कि हम चैनल अपना ब्रांड क्यों नहीं बना सकते। और आप अगर रिसोर्सेज हैं और इनफैक्ट सेकंड जनरेशन ट्रेंड होके अगर समझ के आएगा तो और इजीली हम बिजनेस को रन कर पाएंगे। और गवर्नमेंट इतना हेल्पफुल है। सर ने आप स्कीम के बारे में बात करी, जितने भी फंड्स पड़े हुए स्टार्टअप्स को मिल सकता है, हमारे अपने इंडस्ट्री में मिल सकता है। लाखों करोड़ रुपया है। हम पाकिस्तान की छोटी सी ग्रांट की बात करते हैं, उससे 50 गुना तो एमएसएमई में पेंडिंग फंड पड़ा हुआ है बांटने के लिए। राइट सर। इनफैक्ट तमिलनाडु का जो जीडीपी है सर, कल न्यूज आया, वो पाकिस्तान से ज्यादा हो गया है, ये हमारे छोटे से स्टेट का। नहीं, हमारे एमएसएमई के अंदर करीब 4.5 लाख करोड़ का फंड पड़ा हुआ है बांटने के लिए। कैन यू बिलीव इट? बिल्कुल हमारे चैनल को बेनिफिट लेना चाहिए। और इनफैक्ट कि इस सर के मैसेजिंग के थ्रू मैं भी आप लोगों से यही अपील करूंगा कि अगर आपका ऐसा कुछ प्लान है, कुछ विजन है, तो फाइटा से कनेक्ट कर सकते हैं, देवेश सर से कनेक्ट कर सकते हैं, नवीन सर से, और अपना रास्ता आगे बढ़ा सकते हैं। बहुत सारी जगह आप इवेंट्स में जा सकते हो, फ्यूचर रेडी प्रोडक्ट देख सकते हो, वो सब फाइटा के थ्रू कर सकते हैं। थैंक यू सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेजिंग आपने हमारे थ्रू शेयर किया। तो इसीलिए मेरा जो काम है ना, वो जो रोज का फाइटा का काम है उससे थोड़ा अलग हटके है। बिल्कुल सर, और हम आपको रिटायर होने नहीं देंगे। नवीन सर ने एक और आपको जिम्मेदारी दी है और बहुत ही अच्छा है सर ये चीज़, हम पूरे कम्युनिटी के लिए और अल्टीमेटली देश के लिए कुछ कर रहे हैं। नवीन सर, आपने प्रायोरिटीज़ की बहुत सारी बात, हमने पूरा आपका पूरा विजन डॉक्यूमेंट हमने देखा है, जिसमें बहुत सारी प्रायोरिटीज़ है। तो इसमें से जो कुछ प्रायोरिटीज़ है जो आपके टॉप प्रायोरिटी पे रहेगा। वैसे तो आपने 7, 8, 10 पॉइंट्स लिखे हुए हैं, साइबर सिक्योरिटी पे भी आप डिस्कशन करना, हर चीज़ को आपने टच किया है, बिजनेस को कैसे बढ़ाना है। लेकिन उनका, जैसे सर ने एक पॉइंट दिया कि मेक इन इंडिया एक एवेन्यू है जिसमें अपने बिजनेस को 2, 4, 5 साल में बहुत बड़ा देख सकते हैं। तो इन इनिशिएटिव से जो चैनल बिजनेस चल रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन का काम चल रहा है, रीसेलिंग, रिटेलिंग, तो ऐसा कौन सा 3 इनिशिएटिव है जो अगले 1 साल में उनके हर चीज़ को बदलेगा, ग्रोथ को बदलेगा
और इस चीज़ को बदलेगा? वो कौन सी इनिशिएटिव आप पंप कर रहे हैं इस बार? क्योंकि आईटी के साथ साथ अब हम लोग को भी कुछ और सोचना भी पड़ेगा। सर्विलेंस में भी अब बहुत से रिटेलर्स को आना पड़ेगा, क्योंकि आज के डेट में सर्विलेंस एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी इंडिया में है। और इस तरह से हम लोग अब जैसे कि एक रिटेलर में लैपटॉप, डेस्कटॉप, प्रिंटर्स तो लोग सब कर ही रहे हैं और एसेसरीज, हम लोग भी अब नई नई अपॉर्चुनिटी, अभी देवेश जी ने भी कहा कि वो भी नई अपॉर्चुनिटी बाहर से ला रहे हैं। हमने भी इसीलिए नई अपॉर्चुनिटी के लिए चेयरमैन बनाया कि इसीलिए कि वो ढूंढे कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और वो अपॉर्चुनिटी सारे डीलर्स को बताएं कि आप लोग थोड़ा थोड़ा डाइवर्शन शुरू कीजिए। दूसरा, अपने आप को थोड़ा डिजिटल भी करिए, खाली रिटेल करने से तो नहीं होगा। तो शॉप पर अब कस्टमर धीरे धीरे शॉप पे कम आ रहा है, ये आप भी देख रहे हैं। इधर ई कॉमर्स बढ़ता जा रहा है, तो इसलिए अब जैसे ग्रोसरी में आप देखिए तो 5 मिनट में घर पे डिलीवरी हो रही है, तो आज ग्रोसरी में दिक्कत हो रही है। तो इस तरह से आने वाले फ्यूचर में कंपटीशन बहुत बड़ा है, तो लोगों को अब उसके लिए तैयार होना पड़ेगा, लोगों को अपने सिस्टम को बदलना पड़ेगा कि दुकानदारी अब खाली दुकानदारी पे नहीं चलेगी, दे हैव टू चेंज देयर एवरीथिंग। अजीब, आपको याद होगा जो इंडिया आईटी मॉल का हमारा कंसेप्ट था, 2 घंटे में घर पे जाके कंप्यूटर लगाने का। आज ब्लिंकिट वही कर रहा है ना, कोई कॉमर्स क्या कर रहा है, वही कर रहा है। ये कस्टमर एक्सपीरियंस, कस्टमर कंफर्ट, दीज आर द 2 थिंग्स जिससे कि कस्टमर को सेटिस्फेक्शन और काम करना है। अगर आप उसको नहीं करा सकते तो रिटेल नहीं चलेगा। यू हैव टू वर्क टुवर्ड्स, और वो फाइटा का एक बड़ा तैयारी है। वो हमारा पूरा प्लेटफॉर्म इंडिया आईटी मॉल का तैयार है, बट डीलर्स को उसमें ज्वाइन करना है, डीलर को एक्सेप्ट करना है, और एक बार वो हो गया तो हम ई कॉमर्स के साथ फुल कंपटीशन में आ सकते हैं। हमारा आज ई कॉमर्स जिस तरह से कमीशन ले रहा है, उससे बहुत कम पैसे में आपको यहाँ पर घर बैठे, और एक इंडिया आईटी मॉल जब होगा तो आईटी के लिए लोग उसी में जाएंगे, क्योंकि वहाँ आईटी बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं, उसके अलावा कुछ नहीं है। तो नई अपॉर्चुनिटी तो लुक करनी ही पड़ेगी, क्योंकि अब इतना ज़्यादा कंपटीशन होता जा रहा है कि सर्वाइवल मुश्किल है। राइट। और ये सब चीज़ें तो जो आप लोग कर रहे हैं इस पूरी कम्युनिटी के लिए, वो उनको कहीं ना कहीं फ्यूचर रेडी करा रहे हो, क्योंकि ये वाला विजन है नॉट अबाउट एग्जिस्टिंग बिजनेस, अबाउट हाउ टू सेव योर फ्यूचर बिजनेस। जो एंटरप्रेन्योर जो है, मतलब सही में हर किसी बिजनेसमैन का बच्चा है, बिजनेसमैन बनेगा ही बनेगा, बाहर से पढ़ के आ रहा है, चाहे जो कुछ भी कर रहा है। तो वहाँ जो ब्लॉकेज था उसको भी खोलने की तैयारी है आप में, जैसे आपने बाहर भेज रहे हैं ट्रेन करने के लिए। वैसे कोई बहुत जरूरी नहीं कि बाहर से पढ़ कर आ रहा है तो बच्चा ज्वाइन कर रहा है। नहीं कर रहा है, वो बाहर में ही सर्विस कर रहा है और बाहर में एंजॉय कर रहा है। वो उस दुकानदारी में आने में घबराता है जो बाहर एक बार पढ़। उसको मतलब उस तरह का बिजनेस नहीं ले रहे हैं ना, मतलब ये भी कह सकते हैं कि मतलब एक जैसे बाकी एंटरप्रेन्योरशिप है, किसी के होटल इंडस्ट्री है, तो वो थोड़ा सा दूसरा क्या है, ऐसा कुछ है क्या? और यहाँ आके वो पूरा चेंज कर रहा है सिस्टम्स को। मेरा भी बेटा आके बिजनेस ज्वाइन किया, ऐसा नहीं है बाहर पढ़कर आकर के ज्वाइन किया है, मेरा भतीजा भी ज्वाइन किया हुआ है। तो ठीक है, वो लोग अब सिस्टम को चेंज करके, हम लोग जो कर रहे थे और उनके जो टेक्नोलॉजी में फर्क है, तो वो हेल्प मिला और वही चला रहे हैं। वो बहुत बड़ा फर्क है, हमसे नहीं हो सकता है वो चीज, तो वो फर्क है। लेकिन हाँ, बहुत से लोग जो बाहर चले गए, देश के बाहर पढ़ने चले गए, वो लौट के आना उनके लिए बहुत बड़ी दिक्कत है, वहीं सेटल कर जाते हैं। बिल्कुल सर। और नवीन सर, अभी रिसेंटली देवेश सर आपको भी पता होगा, न्यूज़ में इतनी बातें आ रही हैं इस चीज़ की, जो सर्विलेंस, आप सर्विलेंस की बात करते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है, तो लग सर चैलेंजेस की बात मैं आपको कर रहा हूँ। बहुत सारे पार्टनर से बात होती है कि ये जो अभी नया जो गवर्नमेंट के नॉर्म्स आए हैं STQC सर्विलेंस वाले पे, वो कितना इम्पैक्ट डाल रहा है, और आप लोगों का स्टैंड क्या है इस पे? देखिए, सर्विलेंस में जो गवर्नमेंट का भी नया नियम आया है कि जितने भी सर्विलेंस की इंडस्ट्री हैं, चाहे बड़ी इंडस्ट्री हैं या MSME इंडस्ट्री है, उनको एक STQC का अप्रूवल लेना पड़ेगा। STQC के अप्रूवल लेने के लिए उनको एक लैब बैठानी पड़ेगी, और लैब का बहुत सारे टेस्टिंग्स हैं, और बहुत सारी चाइनीज़ प्रोडक्ट में वो क्वालिफाई ही नहीं करता है। तो जो ऑलरेडी प्रॉब्लम ये हो गई है कि अब सबको सबसे पहले उनको STQC के लिए अपनी लैब बैठानी है और फिर अप्लाई करना है। और इधर में क्या हुआ है कि ये 9 अप्रैल से उनको बैंड कर दिया गया है। जो एक डेट आई थी कि 9 अप्रैल से आप उसके बाद आप वो कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं, तो इंडिया में भी शायद 4 कंपनी के पास वो सर्टिफिकेट है। बाकी करीब 400 से 500 कंपनियां आज की डेट में MSME बंद हो गई हैं। 3 से 4 लाख का एम्प्लॉयमेंट उसमें चला जा रहा है, और लोगों के पास कम से कम नहीं तो बहुत ज़्यादा मात्रा में स्टॉक पड़ा हुआ है जो सेल नहीं हो पा रहा है। और गवर्नमेंट ने एक साथ पूरे इंडिया में सबको बैन कर दिया है कि कोई कहीं बेच नहीं सकता है। अब दिक्कत यह है कि इन्वेस्टमेंट
और नई अपॉर्चुनिटी पूरी की पूरी बंद हो गई है। और इससे सबसे बड़ा दिक्कत क्या हुई कि जो 4 कंपनी का अप्रूवल हुआ है, गवर्नमेंट में 4 गुना रेट जेब में चला गया है। तो अब उसकी एक मोनोपोलिस्टिक बिजनेस हो रही है। लेकिन जो इतना बड़ा बिजनेस है, क्या 4 कंपनी संभाल पाएंगी, ये मुझे नहीं पता है। सब कुछ डिले हो जाएगा। दूसरा है कि जो करोड़ों कैमरे लगे हुए हैं इंडिया में, जो अन STQC अप्रूव्ड हैं, गवर्नमेंट क्या करेगी, उनको उतारेगी, क्या करेगी। और इस पूरे डेलीगेशन को, जो इंडिया का ये STQC मामला है, इसको फैटा लीड कर रहा है और देवेश जी ही इसको लीड कर रहे हैं गवर्नमेंट से। तो इसके बारे में ज़्यादा डिटेल आपको देवेश जी ही दे पाएंगे। मैं थोड़ा सा आपको उसका बैकग्राउंड बता दूं। सर, हमें क्लैरिटी ये चाहिए कि ये क्यों लाना पड़ा। हाँ, मैं उस वहीं से शुरू करूंगा। 2021 में, देखिए, डाटा पायरेसी बड़ा इशू है नेशनल सिक्योरिटी के लिए। 2021 में ये इशू आया था मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से। उन्होंने मेटी को ये लिखा कि पब्लिक प्रिक्योरमेंट में जो भी प्रोडक्ट आ रहा है CCTV सर्वेलेंस के लिंक में, उसके ऊपर हमें सिक्योरिटी का प्रोटोकॉल बनाइए और प्रोडक्ट को सेव करिए। ये आज का इशू नहीं है, 2021 में इसके ऊपर काम शुरू हो गया था। उन्होंने इसके ऊपर काम कुछ किया, कुछ प्रोटोकॉल्स बनाए, मगर वो लिमिटेड था पब्लिक प्रिक्योरमेंट के लिए, जिसको हम लोग PPO गाइडलाइंस बोलते हैं, उसके लिए था, पब्लिक प्रिक्योरमेंट के लिए। तो कुछ प्रोक्योरमेंट आए, कुछ चीज़ें आई वहाँ पर, जिसके बेसिस पर उन्होंने रूल्स बनाए। जहाँ तक नेशनल सिक्योरिटी का सवाल है, वी आर ऑल अलाइंड, वहाँ पे कोई इशू नहीं है। पब्लिक प्रिक्योरमेंट के लिए जो भी गवर्नमेंट को करना है करो, हम सब उनके साथ हैं। प्रॉब्लम कहाँ पर आती है, वो प्रोटोकॉल में। जो टेक्नोलॉजी आप लाए हैं, बहुत लिमिटेड टेक्नोलॉजी है, 3-4 कंपनी के पास है वर्ल्ड में, जो नॉन चाइनीज हैं। आज हमारे पास 450 कंपनीज हैं जो BIS में रजिस्टर्ड हैं, जिसमें 90% MSMEs हैं। 3-4 बड़ी कंपनियां हैं। उन्होंने उन कंपनीज के साथ टाई अप करना शुरू कर दिया था 2021 में, क्योंकि रेलवे ने 2021 में इम्प्लीमेंट कर दिया था। प्रॉब्लम उसमें 3-4 चीज़ों में है। एक तो वो टेक्नोलॉजी MSME के लिए अवेलेबल नहीं है। दूसरा, उन स्ट्रिंजेंट कंडीशंस की जो MHA की रिक्वायरमेंट है, वो भी पब्लिक प्रिक्योरमेंट के लिए है, पब्लिक एट लार्ज के लिए नहीं है। क्योंकि पब्लिक एट लार्ज के लिए वो प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेबल ही नहीं है। होगी, समय लगेगा। आज बहुत सारी चीज़ें IT में होनी चाहिए थी जो नहीं है इंडिया में। क्यों नहीं है? बहुत लोग जिम्मेदार हैं। 30 साल 40 साल की हिस्ट्री है हमारी, जहाँ पीछे चल रहे हैं। मल्टीनेशनल ब्रांड 40 साल से लैपटॉप बेच रहे हैं, उन्होंने आज तक इंडिया में कुछ नहीं किया। दूसरा, CCTV कैमरा जो है, ये एक ओनली कंपोनेंट है जो कैप्चरिंग करता है। ये किसी के साथ पायरेसी नहीं करा सकता। इसके साथ में एक इकोसिस्टम होता है, जहाँ डेटा ट्रांसमिशन होता है, डेटा का स्टोरेज होता है। जब तक वो सारा इकोसिस्टम सेफ नहीं होता, तब तक STQC का पर्पस अचीव नहीं होता। तो हमारी गवर्नमेंट से फाइटा की 2-3 एक ही अपील है उसमें। पहली चीज तो आप रेगुलेटर की जगह एनेबलर बनिए। इंडियन इंडस्ट्री जो MSME की है, उसको एनेबल कराइए टेक्नोलॉजी दिला करके। आपके पास दुनिया भर के काम करते हैं आप लोग, सॉफ्टवेयर में, हार्डवेयर में। हम CDAC के साथ, मेटी के साथ काम करने को तैयार हैं। फाइटा का ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप बना के करने को तैयार हैं कि एक सर्टेन टाइम के अंदर इन MSMEs को हम एनेबल कर दें और कोशिश करें कि इंडिया का सारा सिस्टम सिक्योर हो जाए। पर वो एक दिन का काम है नहीं, 6 महीना, 1 साल, 2 साल लगेगा उसके अंदर। वो भी तब जब गवर्नमेंट और इंडस्ट्री साथ साथ काम करेगी। तो एक तो रिक्वेस्ट हमारी गवर्नमेंट के साथ वहाँ है। तो जो प्रोडक्ट हमारा नॉन PPO है, उसको इमीडिएटली इससे बाहर कर देना चाहिए। एक रिक्वेस्ट तो हमारी ये है। दूसरा, अगर गवर्नमेंट इतनी ज़्यादा रिजिड है, तो जो प्रोडक्शन 8 मार्च तक हो चुके हैं, 8 अप्रैल तक, उसको हमें बेचने की परमिशन होनी चाहिए। वो भी BIS कैरी करते हैं और सिक्योर्ड हैं उस पर्पज के लिए जिसके लिए BIS सिक्योरिटी मांगता था। डाटा सिक्योरिटी तो BIS नहीं मांगता था। तो 8 तारीख तक का जो प्रोडक्शन है, 2,500-3 हज़ार करोड़ का स्टॉक पड़ा हुआ है, वो कहाँ जाएगा? दूसरा, सरकार के अंदर लगभग 2,000 करोड़ रुपए के कैमरे लग चुके हैं पीछे। क्या उसको चेंज करने का बजट सरकार के पास है? फिर मोनोपोलिस्टी हो गया है, खाली 3 या 4 लोग हैं वहां पर। तो विजन MHA का बिल्कुल ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन में उसके मेजर इश्यूज हैं। STQC जो है, ये मेटी का डिपार्टमेंट है जो लैब रन करता है। टेस्टिंग के सारे राइट्स आपने STQC को दे दिए, पब्लिक लैब आपने बंद कर दी। वहां टेस्टिंग ही ब्यूरोक्रेटिक तरीके से होती है। और
मैं बहुत साफ बात इसमें कह सकता हूँ, पूरा सिस्टम जितना क्लीन होना चाहिए उतना क्लीन नहीं है। सर्टेन कंपनीज को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है, और जो सर्टेन कंपनीज को सपोर्ट हो रहा है, सबकी पीठ के ऊपर चाइना की एक बड़ी कंपनी बैठी हुई है। गवर्नमेंट जाके उसको एग्जामिन कर ले, नहीं तो फाइटा की असिस्टेंस ले सकती है। मैं आपके रिकॉर्ड पे कह रहा हूँ, इस बात को मीडिया में कह रहा हूँ। ये सारी चीजें अगर जरा सा रिकॉर्ड निकाला जाएगा, एवरीथिंग इज इन पब्लिक डोमेन। बात उस चीज की नहीं है कि हमारे अपने चैनल पार्टनर से हमारा अपना बिजनेस सफर कर रहा है। बात ये मोनोपोली बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि 4 कंपनीज, क्योंकि मैं न्यूज में आने लग गया सर कि वी आर द ओनली हैविंग STQC सर्टिफिकेशन। सर 2,000 रुपए का जो कैमरा जम पे बिकता था, 10,000 रुपए का बिक रहा है। एंड आई कैन बेट कि वो प्रोडक्ट STQC होने के बाद भी सेफ नहीं है, नंबर 1। और अगर वो सेफ है भी, तो जब तक इकोसिस्टम पूरा सेफ नहीं है, उस कैमरे के STQC कंप्लाइंट होने का या ना कंप्लाइंट होने का कोई इम्पैक्ट नहीं है। आप मेरी फोटो खींच रहे हैं यहाँ पर, अभी इसको मैं ट्रांसमिशन पे लगा दूं तो उसके बाद कुछ भी हो सकता है। आपके हाथ से वो निकल चुका है। निकल चुका। तो क्या ये कैमरा अगर STQC कंप्लाइंट हो जाएगा तो आपका पर्पस अचीव हो रहा है? मोबाइल के अंदर आपके सिम कार्ड लगा हुआ है, पीछे ISP है, आपने ISP का डेटा सिक्योर कर लिया? पॉसिबल ही नहीं है सर, ये तो फ्रेमवर्क में आ ही नहीं सकता। और जो आपने वैलिड पॉइंट रेज किया गवर्नमेंट के साथ, कम से कम सिचुएशन को समझ के ऑन ग्राउंड आप लोगों के ऑलरेडी कंसल्टेशन में हैं और इस चीज़ों को रेज कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को समझने की जरूरत है। और ये वाला पॉइंट, जो पॉइंट 2 बोला आपने कि 8 अप्रैल तक जो बना हुआ है उसको बेचने की इजाजत होनी चाहिए अगर वो BIS सर्टिफाइड है तो। BIS के अपने FAQ के अंदर रूल्स हैं कि जिस दिन से CRO अप्लाई करेगा, पीछे के स्टॉक के ऊपर क्वेश्चन नहीं होगा। उसके बाद भी BIS ने ही चिट्ठी इशू करके उस स्टॉक को रोक दिया। तो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन का माहौल है, और हमें भी लगता है, और फायदा इतना कंसर्न दिखा रहा है गवर्नमेंट को, इस पे इमीडिएटली एक्शन लेना चाहिए। और हमें बिजनेस को बढ़ाना है, हमें इन सेफगार्ड करना है अपने लोगों के इंटरेस्ट का। तो कहीं ना कहीं हमारा इंटरेस्ट इसमें सेव नहीं हो रहा है, बाहर वालों कुछ लोगों का पर्पस सॉल्व हो रहा होगा जो ये इमीडिएटली गलत तरीके से इंप्लीमेंट किया गया। देवेश सर, थैंक यू सो मच। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कुछ ना कुछ कंफ्यूजन जो चैनल पार्टनर्स के बीच में है, और कुछ ना कुछ उनको रास्ता नजर आएगा, और हम लोग होपफुल हैं कि कुछ ना कुछ सोल्यूशन इसका निकलेगा सर। सर नवीन सर, मुझे पता है आप लोगों का एंगेजमेंट बहुत है और हमारे पास समय बहुत, लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें फिर भी इसमें से समय निकाला। अब कंक्लूडरी नोट छोड़ना चाहते हैं, सवाल तो मेरे पास बहुत है, हमारी टीम ने बना के दिया हुआ है, बट हालांकि फिर हम कभी आपके साथ बैठेंगे और बहुत सारी बातें करेंगे और भी चीज़ों पे, तब तक कुछ डेवलपमेंट भी हो जाएगा नवीन सर, और आप एज ए जो भी नई चीज़ों को वो ले रहे हैं। सर, हम क्लोजिंग रिमार्क आपसे चाहते हैं देवेश सर। आपने एक नई रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है और नई चीज़ों को ऐड कर रहे हैं। अगले 1 साल में, यानी अगले साल के फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग में, जो चैनल पार्टनर्स आपसे जुड़े हुए हैं 50,000, उसको आप क्या एश्योरेंस और कमिटमेंट देना चाहते हैं? ये एश्योरेंस हमारे देने से नहीं होगा, हम उनको गाइड कर रहे हैं। फाइटा ने इकोसिस्टम क्रिएट किया है, उनको खुद एफर्ट करना पड़ेगा, उनको खुद अपने बिजनेस का गार्जियन बनना पड़ेगा। किसी का बिजनेस कोई चला नहीं सकता, सिर्फ रास्ता दिखा सकता है। फाइटा अपना काम कर रहा है रास्ता दिखा करके। फाइटा ने 2 कदम चले हैं, 1 कदम उनको चल के आगे आना पड़ेगा। फाइटा डेली हैंड होल्डिंग के लिए तैयार है। आप आइए, इम्प्लीमेंट करिए चीज़ों को, और उसमें जो चैलेंज आता है उसको भी फाइटा पूरा करके देगा। बिल्कुल सर। नवीन सर, आपका क्या रिकमेंडेशन है? पार्टनर को इमीडिएटली 2-3 चीज़ें जो करने की ज़रूरत है, और गवर्नमेंट का एज ए प्रेसिडेंट क्या रिकमेंडेशन या एडवाइस है? STQC तो वन मैटर हो गया, इसके अलावा भी कुछ अगर आपके माइंड में चल रहा है जो आप प्रेज करना नहीं, गवर्नमेंट से तो हम लोग की जो मेन प्रॉब्लम है वो खाली ई-कॉमर्स को अगर वो कंट्रोल कर दें तो हमारे डीलर्स को बहुत फ़ायदा है, क्योंकि ई-कॉमर्स आज 25% से 30% जो मार्केट शेयर ले रहा है, और जिस तरह से प्राइस का कुछ समझ में नहीं आ रहा है कंट्रोल्स का, और साथ साथ बैंक्स के जो ये कैशबैक जो इतने ज़्यादा चालू हो गए हैं, उससे रिटेलर्स को बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता जा रहा है कि ये कैशबैक कहाँ से आ रहा है। क्रेडिट कार्ड का जो पेमेंट है, जो मर्चेंट कमीशन है, वो डीलर दे रहा है और फ़ायदा किसी और को मिल रहा है, और वो ऑनलाइन को जा रहा है। तो ये गवर्नमेंट को समझना पड़ेगा और कुछ कंट्रोल करे कि जिससे हमारे डीलर्स आगे आके सरवाइव कर सकें। यही हमारा भी गवर्नमेंट से मेन है। बाकी तो जो GST पर है और उस पर तो वो तो चलता रहता है और वो हमेशा चलता रहे। मुझे लगता है सर वेंडर को भी आपको कुछ एडवाइस देना चाहिए इस प्लेटफॉर्म से।
नहीं, देखिए वेंडर्स को भी है क्योंकि सर ये जो इशू है रिटेल में कैशबैक ये वाला इशू, तो मेजरली गवर्नमेंट का तो सर मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ है रोल। नहीं है, गवर्नमेंट का रेगुलेटरी इशू है, इसके अंदर रेगुलेटरी बहुत बड़ा रोल है बहुत बड़ा गवर्नमेंट रोल इसमें, चाहे तो वो भी इसमें देख सकती हैं। ब्रांड का भी तो सर फेवर रहता है, ऑनलाइन ब्रांड ब्रांड देखिए ओईएम का इस पे फेवर तो बहुत रहता है, इसमें ऐसा नहीं है, क्योंकि हमने देखा है कभी ब्रांड कहती है कि हम कैशबैक नहीं देते हैं, पर हमें ये नहीं समझ आता है कि जो कैशबैक एक प्रोडक्ट में डायरेक्ट बैंक से कस्टमर को मिल रहा है, उसी प्रोडक्ट में हमारे दुकान से अगर वो ईएमआई लेगा तब उसको कैशबैक मिलेगा। तो हाउ दे आर डिफाइनिंग, कैसे वो डिफाइन कर रहे हैं कि ये क्रेडिट कार्ड पर आपको ईएमआई पर मिलेगा और वहां डायरेक्ट मिलेगा। तो बगैर देखिए ओईएम के या बगैर ब्रांड के कोई भी मदद के कुछ नहीं हो सकता, ये तो हम भी कहते हैं। कहीं ना कहीं है डिस्काउंटिंग है, कहीं कुछ ना कुछ तो है जो ई कॉमर्स आज किस तरह से कर रही है। अब आजकल एक नया ट्रेंड चल गया है ओईएम में कि उन्होंने कंज्यूमर में अगर प्राइस नहीं घटाया तो कमर्शियल के थ्रू एक नया मॉडल सेम स्पेक्स, अब वो कहते हैं ये तो कमर्शियल मॉडल है। भाई कस्टमर को कमर्शियल और उस नहीं, कस्टमर देखता है सिर्फ स्पेसिफिकेशन, और उसमें 5-5 हजार 10-10 हजार का प्राइस में डिफरेंस कर दिया गया है। अब तो सर एआईपीसी पावर्ड एक टर्म आया, अब वो नया टर्म आ गया। तो अब अगर इस सबको मिलके, क्योंकि देखिए अल्टीमेटली चैनल ही है जो ओईएम को सरवाइव कर रहा है, जो उनका ऐड कर रहा है, जो प्रोडक्ट को डिस्प्ले कर रहा है, जो बोर्ड लगा रहा है, जो अपनी मैन पावर दे रहा है, एसी दे रहा है। सारे तो स्टोर्स नहीं ना है, सर्टेन स्टोर्स है जहाँ उनको पैसा मिल रहा है, पर जितने भी एमबीओज हैं वो तो अपने खर्चे पे चला रहे हैं और ब्रांड की पब्लिसिटी कर रहे हैं। तो सोचना चाहिए कि अगर ब्रांड पब्लिसिटी हम कर रहे हैं और फायदा अगर उसका ई कॉमर्स को जा रहा है तो ये नहीं होना चाहिए, हम ही को मिलना चाहिए। बिल्कुल सर। और राजीव एक छोटा सा ऐड करूंगा इसमें, ऑनलाइन की आपने बात की है, गवर्नमेंट का जहाँ पर रोल आता है, अमेजन की पिछली बैलेंस शीट जो आई है उसमें 10,000 करोड़ रुपए का घाटा है। ये कोई मार्केट प्लेस नई चीज़ नहीं है हमारे लिए। हमारी जो मंडी है पुरानी या आड़त है, ये भी तो मार्केट प्लेस है। वहाँ पर भी 10 व्यापारी जाते हैं अपना अपना माल ले करके, और जो आड़ती होता है वो एक इकोसिस्टम बनाता है, स्पेस देता है, जो भी करता है पेमेंट फैसिलिटेट कराता है, सब कराता है, और उसका सर्टेन कमीशन लेता है। वो कमीशन लेके 2 पैसे कमाता है, अपनी जेब से कमाता नहीं है। ये कौन सी मार्केट प्लेस है जो फैसिलिटेट करने में 6%, 10%, 15% कमीशन भी लेती है और उसके बाद घाटा दिखाती है? तो उसके पीछे जो प्रीडेटरी प्राइसिंग का सिस्टम चल रहा है, डिस्काउंटिंग का प्रोडक्ट की, उसके लिए गवर्नमेंट को रेगुलेशन लाने पड़ेंगे। 100 रुपये का माल खरीद करके 95 में बेचना अलाउ नहीं हो सकता किसी भी तरीके से। इन सब चीजों के लिए तो सर आप लोग जो हम लोग कोशिश कर रहे हैं, ऑल इंडिया ट्रेडर्स एसोसिएशन, हाँ, बहुत जगह कोशिश हो रही है इसकी। हमारा बोर्ड भी कोशिश कर रहा है, भारत सरकार का जो अपना बोर्ड है वो भी कोशिश कर रहा है। कहीं कुछ लिमिटेशंस आ रही होंगी सरकार में, उम्मीद है जल्दी कुछ ना कुछ होना चाहिए। बिल्कुल सर। और ये तो एक ऐसा मुद्दा है जो हम पिछले 5 साल से 6 साल से रेस कर रहे हैं। 10 साल हो गए सर। 10 साल हो गए। 10 साल हो गए। और सर फायदा का स्ट्रगल भी उन दिनों से शुरू हुआ, वहीं से फायदा बनी है, वहीं से फायदा शुरू ही हुई है इसी को लेकर के, ई कॉमर्स। बिल्कुल सर। हमारे इस डिस्कशन में हमने फायदा के शुरुआत हुई उनसे लेके आज तक की सारी डिस्कशन ऑलमोस्ट करी है। कुछ चीजें रह गई होंगी, बट हमारे पास, मुझे पता है देवेश सर और नवीन सर फिर आएंगे ऑन कैमरा। मैं इनसे कमिटमेंट ले रहा हूं कि बहुत जल्द हम लोग मिलेंगे और नए मैसेजिंग के साथ जो हमारी इंडस्ट्री के लिए जरूरी है, लोगों को पता चलना चाहिए। तो देवेश सर थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। आपसे बात करके हमेशा अच्छा लगता है। और नवीन सर बिल्कुल ठीक है सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। माय प्लेजर सर।